नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शिफाली, आपकी दोस्त और आपकी मेंटोर भी आप बोल सकते हो। आज डिस्कशन करने वाले हैं जेआरएफ की महा स्ट्रैटेजी के बारे में। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सभी के प्रयासों से, एंड जो आपने सभी लोगों ने मिल करके एक साहस का परिचय दिया है, बार बार कॉन्स्टेंटली एक पेशेंस बना करके आपने जो एक उनको बार बार अप्रोच किया एनटीए वालों को कि भाई ठीक है, एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन होने चाहिए या रिशेड्यूल डेट जैसा कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई कि आप सभी लोगों के समावेश से और कलेक्टिव कोशिश से एक अच्छा प्रयास हो पाया, एक अच्छी चीज हो पाई कि आप लोग का जो डेट है वो रिशेड्यूल कर दिया है। बट अब इस वक्त आपको बैठना नहीं है। आपको ये जो 15 दिन का मीन टाइम में टाइम मिला हुआ है, समय मिला है, इसमें स्ट्रैटेजी आपको जबरदस्त बनानी है और बिल्कुल ये पॉसिबल है। इस 15 दिन में अगर आपने पेपर 1 पे और पेपर 2 के लिए सही स्ट्रैटेजी बना करके उस पर अगर फोकस किया तो जेआरएफ मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारा बेसिकली टारगेट है कि पेपर 1 में एटलीस्ट आपके 90+ मार्क्स जाए, और ये पॉसिबल है। किस तरीके से पॉसिबल है, आज के सेशन में वही डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट वे में हम चीजों का एनालिसिस करेंगे। और देखो, जब भी स्ट्रैटेजी की बात होती हो तो ज्ञान अड्डा पे आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम बड़ी ऑथेंटिकेशन के साथ में स्ट्रैटेजीज पर एंड बाकी सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात हुई है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया है, वक्त मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वक्त आपको आराम करने के लिए मिला है। ये वक्त मिला है आपको बेहतर स्ट्रेटेजी बना करके उस स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए। और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है। मैंने खुद ने ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया है, और मेरा खुद का भी क्लियर हुआ है। मैं इस चीज के लिए आपको एश्योर करती हूँ, विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए कि 15 दिन आपके लिए मान के चलिए अमृत का दिन है, एकदम इस तरीके से आप मान के चलिए। और इस वक्त में जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे 110% आपको काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। कनाडा पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। क्या कुछ आपको मैं देने वाली हूँ कनाडा पे, ये डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले चर्चा करते हैं जेआरएफ महा स्ट्रैटेजी। देखिए, जब भी स्ट्रैटेजी की बात करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और हम लोग तो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बातें करते हैं, कुछ भी बात ऐसे हवा में तो नहीं करते। एंड अगर आप पेपर 1 की अगर मैं बात करूं या पेपर 2 की भी बात मैं करूं, तो जब आप एक एस्पिरेंट है, यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है, सिर्फ यूजीसी के ही नहीं, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपकी एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिकली आपका जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस से आपको मिल जाता है एक रास्ता, तो आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में कौन से यूनिट से कितने सवाल बन सकते हैं। अगर आपको इतना पता हो गया कि किस यूनिट से कितने सवाल बन सकते हैं और कौन से यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है, तो ये समझ के चलो कि आपका मोर देन हाफ काम हो चुका है। मतलब आपने हाफ बैटल वहीं जीत ली, क्योंकि कौन से एरिया पे आपको कितना फोकस करना है उससे पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता करें कि कौन से यूनिट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, वही तो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो पहले तो ये समझो, एक इंपॉर्टेंट सी चीज समझो, एक इंपॉर्टेंट सी चीज पहले तो आज के सेशन में ये समझो कि, एक मिनट, लास्ट ईयर जो भी हमारा एक कह सकते हो कि एग्जामिनेशन हुआ था वो 2020 में, तो उसमें क्या था कि 47,157 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था यूजीसी नेट। जून का जो आपका लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद तो एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं। तो कैंडिडेट्स ने कितना रजिस्टर किया था? 8,60,900, क्या 76 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। अपीयर कितने हुए थे? 5,26,707। इतने लोगों ने अपीयर किया था। पहले तो देखो, आप समझो कि आप किस लेवल पे खड़े हो, कहां पे खड़े हो। ये एक बार आपको पता लग गया कि आपका लेवल क्या है, किस पोजीशन पे आप स्टैंड करते हो, तो आपको कौन सी एरिया में फोकस करना है, स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ के भी देखो कुछ करना नहीं है ना। जब आपका थोड़ी बहुत पढ़ाई से काम हो सकता है तो उसमें कोई आपको अलग से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। पीएचडी आप जेआरएफ मिलने के बाद करिएगा, रिसर्च फेलोशिप जो भी है। अभी बेसिक आपको नेट को क्लियर करना है, वो हमारा टारगेट है। तो पहले ही समझो कि लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, क्या कुछ चीजें थी और किस किस तरीके से चीजें हुई थी। तो लास्ट ईयर जो कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे वो लगभग इतने लोगों ने रजिस्टर जरूर किया था, लेकिन अपीयर हुए थे इतने ही लोग। मतलब लगभग आप ये मान के चलो 2 लाख जो है कैंडिडेट्स का एक अच्छा खासा गैप था, जिसमें से भी 47,157 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। क्या आपका जो नेट एग्जामिनेशन है ये। अब थोड़ा सा इसको आप प्रिसाइज वे में देखो। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में क्या था
कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन क्वालिफाइड कितने हुए? 40,986 लोग ही क्वालिफाइड हुए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई किया था, उनमें 6 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था। क्वालिफाई कितने हुए? मतलब दोनों के समावेश की अगर मैं बात करूं तो 6,171 लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। ठीक, ये एक बात हो गई। टोटल इतने लोगों ने रजिस्टर किया था और क्वालिफाई हुए थे इतने लोग। आपको कुछ समझ में आ रहा है इन फैक्ट्स और फिगर्स को देख करके कि कहाँ मिस्टेक हो रही है? देखिए, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, उतने लोग एग्जामिनेशन में जा भी नहीं रहे हैं। अप्लाई तो उतने लोगों ने किया था, लेकिन पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस फिगर पे जाओगे तो देख करके लगेगा कि यार इतने ही लोग सिर्फ क्वालिफाई हो पाए, इतने ही 6,171 लोगों को सिर्फ जेआरएफ मिला, सिर्फ 40,000 लोगों को ही नेट क्वालिफाई कर पाए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बन पाए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और समझो कि जो टोटल जो लोग अपीयर हुए थे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाया कि जो टोटल अपीयर यहाँ पे हुए थे वो 5,26,707 लोग ही अपीयर हुए थे। ओवरऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, पैन इंडिया की बात कर रही हूँ। पैन इंडिया के हिसाब से अगर आप चीजों को समझोगे तो ये कुछ नहीं है। एक मिनट। ठीक है, अगर आप पैन इंडिया की बात करोगे तो पैन इंडिया के हिसाब से ये फिगर कुछ भी नहीं है। मतलब देश में जितने भी दूर दराज के जो लोग हैं उसमें से मात्र 5,26,707 लोगों अपीयर हुए। बहुत ही एक बोल सकते हो कि नॉमिनल सा ये नंबर है, और इस नंबर में अपीयरेंस के साथ में अगर इतने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, मतलब 47,157, तो ठीक है। अब 6% का क्या है इसमें, यूजीसी नेट क्या करती है कि जो 6% लोग हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाई किया है उनको कंसिडर कर लेती है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। मतलब उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। तो अगर आप 6% वाले कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है, तो आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो। उसके बाद बनती है आपकी जेआरएफ वालों की एक लिस्ट, एक मेरिट, एक अलग कट ऑफ। अब देखो, ये तो समझ में आया। ये मैंने आपको इसलिए शेयर किया ताकि आपको पता हो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं किस लेवल पे हैं। जो लास्ट ईयर लोगों ने compete किया था, यूजीसी नेट निकाला था, किस लेवल पे उन्होंने एफर्ट डाल करके कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, कितने लोगों को मिली थी मतलब आपकी जेआरएफ फेलोशिप, या आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यूजीसी नेट कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था। यहाँ से आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। अब देखो स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हमें अपनी इस पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स के होने की वजह से 100 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक, 1 घंटा मिलता है आपको पेपर 1 में। ठीक है, क्योंकि हर आपके क्वेश्चन मार्क्स कितने, 2 मार्क्स के होते हैं, मिलता है आपको 1 घंटा, कोई ब्रेक नहीं होता। सेकंड वाले में भी आपके 100 क्वेश्चन, ये आपका मतलब पेपर हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना जो उन्होंने पेपर डाला होगा उनका होगा। किसी का मैनेजमेंट होगा पेपर 2, किसी का ज्योग्राफी। टोटल 84 पेपर्स है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस वजह से आपके 200 मार्क्स हो गए, 2 घंटे मिलेंगे, टोटल आपको मिलेंगे 3 घंटे। ठीक, टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हैं? 150 क्वेश्चन है, 350 मार्क्स के, 350 नहीं, यहाँ पे 300 मार्क्स होगा। ठीक, 300 मार्क्स के और टोटल 3 घंटे आपके पास में पर्याप्त समय है। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि टाइम हमारा बहुत कम है और कि कैसे हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या कुछ करनी पड़ेगी वो डिस्कशन करेंगे। देखो पेपर 1 में अगर आपने ये मान के चलिए, पेपर 1 में हमारा जो टारगेट है वो है 90+। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या सोचते हैं कि भाई पेपर 1 पे हम क्यों फोकस करें, हमारा तो पेपर 2 है, हम तो पेपर 2 पे फोकस करेंगे। भाई आप पेपर 2 पे फोकस करिए, बट आप अपने सब्जेक्ट के पहले देख लीजिए कि कट ऑफ क्या जा रही है। अगर आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ 60% के आसपास जा रही है तो आप बिल्कुल पेपर 1 को स्किप कर सकते हैं। पेपर 1 में अगर आपने
50 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन भी 50 मार्क्स भी अगर आपने गेन कर लिया 50 के आसपास, क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाइंग होता है, पेपर वन में आपको क्वालिफाइंग है। अगर आपने एक क्वालिफाइंग मार्क्स को भी अगर आपने अचीव कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेरिट ज्यादा जा रही है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पेपर वन में अगर आपने 50 मार्क्स ले लिया और पेपर टू में अगर आपकी 60% के आसपास की मेरिट जा रही है पेपर टू की, तब की मैं बात बता रही हूँ, तो आराम से आप स्कोर करिए। आराम से आप अगर 100 स्कोर भी कर लेंगे, या मैं कह रही हूँ अगर आप 140 भी स्कोर कर लेंगे पेपर टू में, मतलब आउट ऑफ 200 अगर आपने 140 भी स्कोर कर लिया तो आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि 70%, 65%, 75% का आप टारगेट लेके ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी 190 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 190 के टारगेट आप लेके चल रहे हो तो बड़े ही आराम से आपका पेपर टू क्लियर हो जाएगा। बट ये स्ट्रैटेजी किन के लिए है? जिनके कट ऑफ जो है वो 60% के आसपास जा रही है। अभी हम कट ऑफ वाले भी पोर्शन पे आएंगे कि एग्जैक्टली कट ऑफ वाला कैसे क्या सीन चल रहा है। किन्हीं का कट ऑफ 60% है, किन्हीं का 59% है, किन्हीं का 62, 65, 70, किसी का 80 भी जा रहा है। तो डिपेंडिंग कि आपका कितना कट ऑफ है उस हिसाब से आपको नंबर्स को, एक एक नंबर्स को गेन करना है। ठीक, ये तो एक बात समझ में आ गई। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो ये कि आप लोग पेपर वन में 90 प्लस आप लोग अपना टारगेट लेके चलो। और 90 प्लस जो टारगेट है ना, ये अचीवेबल टारगेट है, ऐसा नहीं है कि ये हवा में टारगेट है, इसको आप बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। अब आ जाओ आप इस पर कि आपकी जो मार्केटिंग जो स्कीम है यूजीसी नेट की क्या है। जैसा कि आपको पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमारे यूजीसी नेट में कोई भी मार्किंग नेगेटिव नहीं है। बट धीरे धीरे देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में संभवतः ये जो मार्किंग है वो नेगेटिव हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग जितना जल्दी जल्दी अपना नेट क्वालिफाई कर ले अच्छा है। हर सही क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 2 मार्क्स, हर गलत क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 0 मार्क्स, और जो क्वेश्चन आपने अनआंसर किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसमें भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो बात कर ली हमने मार्किंग के बारे में। अब समझो कि लास्ट ईयर, पहले तो लास्ट ईयर से पहले ये समझो कि हर एक जो आपके पेपर वन के, आज तो हम बात कर रहे हैं पेपर टू के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। पहले तो पेपर वन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप समझे। पेपर वन में है टोटली आपके 10 यूनिट। ये आपको आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स हैं और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मतलब आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर पड़ जाए तो आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन टीचिंग का है, ये क्वेश्चन पीपल एंड डेवलपमेंट का है, ये क्वेश्चन आईसीटी का है, ये क्वेश्चन डीआई का है, ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, किसके, आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल आपके सारे के सारे यूनिट्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक जो इनका एक बोल सकते हो प्रोफार्मा है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग यूनिट से 5 क्वेश्चंस 10 नंबर के, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, क्योंकि हर क्वेश्चन है कितने, 2 मार्क्स के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी 5 क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन के भी 5 क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, डीआई के 5, आईसीटी के 5, पीपल एंड इन्वायरमेंट के भी 5, एंड हायर एजुकेशन के भी 5। टोटल आपके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। लेकिन क्या इसी फॉर्म में देता है आपसे एग्जामिनेशन में? बिग नो। ये तो एक तरीका है कि आप ये समझ सको कि भाई 5 10 यूनिट है तो हर यूनिट से 5 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरीके से देता नहीं है भाई। पैटर्न चेंज है। और जब आप एग्जामिनेशन पैटर्न को, ट्रेंड को जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीजें खुल के आएंगी। स्क्रीन पर देखो, ध्यान से देखो। एनालिसिस जो मैंने किया है 2020 का, लास्ट ईयर का जो पेपर आपका जून में हुआ था, उसमें क्या था, टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। लगभग 8 मतलब क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन तक आपसे पूछे गए थे। ठीक, 8 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन का मतलब 16 मार्क्स मिनिमम, 16 मार्क्स मिनिमम आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है। 16 से आप 20 मार्क्स मान के चलो कि आराम से आप टीचिंग एप्टीट्यूड से उठा सकते हो अगर आपने कर लिया है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। ज्यादातर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फोकस इन्होंने किया था, किस पे किया था, टीचिंग पे किया था, और रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड पे क्वेश्चन थे, है ना। किसी किसी सेशन में 10 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये आप मान के चलो। मतलब कि जैसे कि कई सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, ठीक, तो बहुत सारे शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ कुछ शिफ्ट में तो 13 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो आप इस यूनिट की इंपॉर्टेंस को समझो पहले। इस यूनिट की अपने में ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का दूसरे नंबर पे रिसर्च एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मिनिमम 8, मतलब 8 क्वेश्चन तो मिनिमम थे। मैक्सिमम आपके 8 से 9 क्वेश्चन मान के चलो। इनका जो डिफिकल्टी लेवल था मॉडरेट था और आसान सवाल थे, मतलब ठीक।
So number of questions based on research aptitude were increased significantly and some students have reported that questions were difficult. कुछ students ने बोला question थोड़े difficult थे क्योंकि थोड़े से tricky हो सकते हैं questions, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला होगा कि कुछ difficult थे, but फिर भी अगर आपने research aptitude को अच्छे से पढ़ा है तो कुछ डिफिकल्टी नहीं होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन होते हैं, एक पैराग्राफ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, काफी इजी होता है, बस आपको उसको देखना होता है, सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप हिंदी वाला भी देख करके और हिंदी वाले को साथ को लेकर के चलोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना इंग्लिश के हो पाए, जो ना हिंदी के हो पाए, तो उनको होती है क्या जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्व करने में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर है कि आप लोग अगर इंग्लिश में कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी का भी थोड़ा सा आप यहाँ पे सहारा ले सकते हो, देख सकते हो एक बार, मतलब क्या ही बुराई है, मतलब अगर आपके सही सवाल बन जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड ये दो कितने इंपॉर्टेंट है। बट मेरे दोस्त बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई, आगे देखो क्या क्या हुआ था पिछले साल जब एग्जामिनेशन हुआ था। तो कम्युनिकेशन में 4 से 5 सवाल इजी टू मॉडरेट पूछा था और क्वेश्चंस काफी इजी थे, डायरेक्टली पूछे गए थे एंड मतलब घुमाया फिराया नहीं था, डायरेक्टली पूछ लिया था। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, रीजनिंग में जैसे आपके नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पूछ लिया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस या सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो इजी ही था, मतलब आप करोगे तो कर ले जाओगे। 4 क्वेश्चंस पूछे थे रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे थे। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग में क्या था, इंडियन लॉजिकल और जो फिलोसफीज और जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे लॉजिकल रीजनिंग में, बट था इजी। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट चीजों से अपडेटेड रहते हो, तो बहुत ही समान तरीके से पूछ लेते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में तो एक अच्छी बात यह है कि कम्युनिकेशन और जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, तो कंसेप्चुअल बेस्ड भी लॉजिकल रीजनिंग पूछ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कम्युनिकेशन के बारे में या स्टेटमेंट दिया रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, दो स्टेटमेंट उन्होंने दिया रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में और आर्ग्यूमेंट दिया, या तो फिर जो आर्ग्यूमेंट दिया उसमें से पूछ लिया कि इन निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इन्होंने एक लॉजिकल वे में रीजनिंग पूछ ली। अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो इन तीनों में से ही दो तीन क्वेश्चन तो आपके लॉजिकल रीजनिंग के जो पूछता है वो आपके कॉन्सेप्ट का ही पूछता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। तो इजी एकदम रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। डीआई आपका 5, ये एकदम कंफर्म है कि 5 आपके डीआई है, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, ये श्योर है आपके 5 ही रहेंगे और 5 से ज्यादा नहीं रहने वाले हैं। आईसीटी में भी आपके 5 क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए पूछने को तो 5 पूछते हैं, बट किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 आईसीटी के क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि आईसीटी है बहुत इजी। अब आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, आपसे रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया, आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो एक फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं। बेसिक इंटरनेट और बेसिक ईमेल टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो आईसीटी आपका कंफर्म क्लियर हो जाना है। अब बात करिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की, तो ये मॉडरेट था और जो क्वेश्चंस थे वो टॉपिक पे ही क्वेश्चन थे। किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस, किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पीपल एंड एनवायरमेंट के थे। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट में है। ये तो गवर्नेंस की बात करता है, गवर्नेंस वाला, दूसरा पॉलिटी का और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें भी लगभग आपसे जो 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए थे। लेवल इनका इजी था, कुछ कुछ में लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था, बट मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि इजी ही है। लेस क्वेश्चंस व आर्ट्स और बेस ऑफ टॉपिक, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कम थे। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे वो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे उसके बारे में पूछे गए थे। ठीक, अब आप इसको अगर आप इस पे अगर आपको पकड़ अच्छी बनानी है तो आप पढ़ लो क्या, गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ठीक है। तो जब आप स्कीम्स के बारे में पढ़ लोगे एंड आप पढ़ोगे क्या, प्लस कुछ करंट अफेयर्स को भी देख लेना, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी 2020 में आई है, इससे काफी सारे सवाल आने की संभावनाएं हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में। ऑल्सो जो आपके स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने ली है हाल फिलहाल में, एक पढ़ लेना बेसिक सा, ठीक है। कुछ कुछ अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स किनको दिए हैं, बेसिकली ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो गवर्नेंस, पॉलिटी और प्रशासन से संबंधित है। ये था आपका ओवरऑल रिव्यू। अब इसमें से आपको 2 बात जो निकल गया, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, रिसर्च एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पे कर लिया आपने फोकस, और तो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि वो आईक्यू बेस्ड है।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सवाल आपके सामने है, पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है, तो 5 नंबर आपके उधर, 5 5 10 ये 15 और आपके ये 20, 20 है और 5 आपसे क्योंकि एक्स्ट्रा पूछता है तो 20 का 25 मान के चलो, 25 क्वेश्चन का मतलब 50 नंबर आपके सिक्योर हो गए। कुछ मत पढ़ो, इतना पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा सामान्य तौर पे। बाकी और भी तुक्का तुक्का भी मार दोगे तो भी आपका निकल जाएगा। लेकिन ये ट्रिक किसके लिए है? जिनकी कट ऑफ कम जाती है, 59 60% या मान के चले 58%। अगर आपकी सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्यादा जाती है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन में इतना आसान सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आपको डरने की कोई जरूरत है। आप विश्वास करिए, रीजनिंग में इतने नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 4 6 8, आगे का बताओ। इतने आसान तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे, थोड़ी सी अगर आप उस पर मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कट ऑफ जा रही है कम, उनके लिए मैंने बता दिया, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा रही है उनको क्या करना है उस पर डिस्कशन करते हैं। फोकस एरिया, फोकस एरिया करना है। फोकस एरिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी कट ऑफ जा रही है 60% से ज्यादा, उनको क्या करना है? उनको बेसिक कंसेप्ट अपने पक्के करने हैं। बेसिक कंसेप्ट पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। सो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही बेसिक कंसेप्ट आपको करने हैं थोड़े से पक्के। सामान्य कंसेप्ट की मैं बात कर रही हूं, डिटेल घुसना नहीं, कोई पेज रीडिंग नहीं करनी है। बेसिक थ्योरीज आपको यूनिट वाइज पता होनी चाहिए। ठीक, बेसिक थ्योरीज का मतलब क्या? ठीक है, बेसिक थ्योरीज का मतलब क्या? जैसे कि आपके लर्निंग की जो थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज आपकी जो थ्री थ्री लेवल्स है लर्निंग के, उन तीनों लेवल के प्रोपाउंडर कौन है? बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। जैसे कि आपकी अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी ने अपनी थ्योरी दी हुई है, श्री औरोबिंदो ने अपनी थ्योरी दी है ना? तो उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी हुई है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, मैंने कराया भी, आप चाहो तो देख भी सकते हो। आपके मेजर प्रोफाउंडर कौन है, मतलब कौन सी थ्योरी किसने दी हुई है, एंड कुछ कुछ बुक्स लिखी हुई है, कौन से किसने बुक्स लिखी हुई है, ये आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। 60% के ऊपर जिनका कट ऑफ जा रहा है मैं उनकी बात कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जम के लगाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मान के चलो रामबाण है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लिया तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। 5000 क्वेश्चंस, 5000 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं। फिर इसमें सारे मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, काफी सारी सीरीज हमने कराई भी है और इस 15 दिन की मेन टाइम में हम कराने भी वाले हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एंड रिविजन। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मेंस एंड वुमेन्स बोथ परफेक्ट, ये आपने सुना है और इस बात में पूरी सच्चाई है। रिवीजन आपको जम के करना है, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, एक बार आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी क्लियर। अब देखो, दो चीजें इसमें निकल के आती हैं हर बार। देखो, मैनेजमेंट का, मेरा वैसे तो पेपर 2 मैनेजमेंट है, बेसिकली मैं मैनेजमेंट पे ही फोकस करती हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैनेजमेंट को एज अ पेपर 2 ऑप्शन चूज किया है, अगर उनको ना पता हो, उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं, ऑब्वियसली अगर आपने मैनेजमेंट चूज किया है तो आपने किया होगा क्या? एमकॉम या एमबीए। ठीक, ये दो में से आपने एक चीज करी होगी, तो ही आप मैनेजमेंट चूज कर सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि कॉमर्स की मेरी जा रही है मेरिट हाई, ठीक है, क्योंकि आपने एमकॉम किया है तो आपने सोचा कि भाई मैं कॉमर्स भर दूं, बट आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो आप मैनेजमेंट को भी भर सकते हो पेपर 2 में, साथ ही आप लेबर लॉ को भी भर सकते हो। ठीक है, लेबर लॉ, क्योंकि लेबर लॉ है आपका एचआर का पोर्शन या ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम का पोर्शन, ये आप भर सकते। अगर आपने एमबीए किया है तो आप ये तीन चीजों में पेपर 2 को भर सकते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, यहीं पे गलती करते हैं, भर देते हैं कॉमर्स में, कॉमर्स की जाती है मेरिट काफी ज्यादा हाई, कट ऑफ जो जाती है आपकी जेआरएफ की, और यहीं पे उनको शॉर्टलिस्ट यहाँ पे हो जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इस बार तो आप चलो भर चुके हो, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि जिनका सिलेक्शन, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि सबका हो जाए, बट इन द मीन टाइम अगर किसी का नहीं होता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये एक बहुत ही बड़ी ट्रिक है कि अगर आपका पेपर 2 आप भर रहे हो, आपने एमबीए किया हुआ या एमकॉम किया है, तो आप कॉमर्स भी डाल सकते हो, आप मैनेजमेंट भी डाल सकते हो, साथ ही आप लेबर लॉ भी डाल सकते हो। ठीक है, सबके कोड अलग अलग है।
अब देखो कॉमर्स मैनेजमेंट और इनकी क्या क्या जाती है मेरिट लिस्ट, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ, है ना। आप क्योंकि यारडा पे जुड़े हो तो भाई देखो हम ऐसी बात तो हवा में करके आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक। थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन वाली बात को लेके चलेंगे, और इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये है लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी किसकी, मैनेजमेंट की, ठीक। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें मैं आपको कर रही हूँ। देखो ये कॉमर्स वालों की है कट ऑफ, ये मैंने निकाली यूजीसी नेट जून 2020 का जो इनका कट ऑफ था। 95% कट ऑफ गई थी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, और ऑब्वियसली जेआरएफ की जाएगी 99 पॉइंट इतना। कितने लोग टोटल कितने लोग का सिलेक्शन हुआ था, 3256 और इतना, ठीक है। अब बात ये है कि अब आप देख लो कि आपकी कॉमर्स की कितनी कट ऑफ जा रही है। अब मैं बात करूं, अगर मैम, ये सब ट्रिक्स है भाई, ट्रिक्स है, अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाते हो ना तो आपको काफी फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब जिन्होंने भर दिया है वो तो भर दिया है। मजे की बात तो ये है कि आपके जो मैनेजमेंट और कॉमर्स और लेबर लॉस, इन तीनों के ही जो सब्जेक्ट्स है पेपर टू के टॉपिक्स मैं कहूँ तो एक ही है। स्पेशली कॉमर्स के और मैनेजमेंट के टॉपिक्स एक ही हैं, ज्यादातर 80% टॉपिक एक ही है। थोड़ा सा कॉमर्स का ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग ये सारे पोर्शंस डिटेल डीप में पूछता है। तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस चीज पे गौर कभी किया कि नहीं किया, नहीं किया तो आपको इस चीज पे गौर बिल्कुल करना चाहिए। सो मैनेजमेंट देख लो, आपकी मेरिट कितनी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, 56.6% और जेआरएफ की 64.67%। अब आप इससे देख सकते हो कि मेरिट ही कितनी गई हुई है। साथ की अगर मैं लेबर लॉ की बात करूं, आप जिसमें भरना चाहो भर सकते हो, ये एक ट्रिक है उनके लिए जो नेक्स्ट टाइम पेपर भरेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा अगर आप इस पे अपना दिमाग लगाओगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। और लेबर वेलफेयर की भी आप देख लो, लेबर वेलफेयर अगर आपका एचआरएम है एमबीए में, एमबीए वाले है तो फिर वो लेबर वेलफेयर में भी भर सकते हैं और मैनेजमेंट में भी भर सकते हैं और कॉमर्स में भी भर सकते हैं। कॉमर्स में लेकिन मत भरना, मेरिट काफी हाई जाती है उसमें। लेबर वेलफेयर का देखो कितना गई हुई है मेरिट, आपके स्क्रीन पर है 61.33, 70% 67। तो ओवरऑल आप मैनेजमेंट में भर सकते हो क्योंकि लेबर लॉस की भी थोड़ी सी मेरिट यहाँ पे हाई मुझे दिखती हुई दिख रही है। तो आपका सब्जेक्ट अगर है इन सारे 84 सब्जेक्ट में से, तो डिस्पाइट कि आपने एमकॉम किया है, एमबीए किया है या क्या किया हुआ, आप भर सकते हो। तो ये तो बात हमने करी किसकी, कुछ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की जो कि आपको अपनानी चाहिए। फोकस एरिया आपकी यही सारी चीजें हैं जिनका परसेंटेज और कट ऑफ हाई जा रहा है, उनको इस तरीके से काम करने की जरूरत है। आपकी यूनिट्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए, बाकी हम लोग कराने वाले हैं हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि आपको पता हो तैयारी किस तरीके से करनी है आप लोगों को, एंड क्वेश्चंस कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं। साथ ही टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे, जितना मैक्सिमम हम इस 15 दिन में कवर कर सकते हैं करेंगे। 15 दिन का जो टाइम है आपको एडिक्वेट एनफ टाइम है, इस टाइम में आप लोग जम के तैयारी करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, सारा सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। पैशनेट बनो, बी योर ओन मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन खुद बनो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पे यही चीज मैं आपको दिखा रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम प्लेलिस्ट दिख ही नहीं रही है, तो भाई जब ग्यारडा बाय शेफाली इस पे क्लिक करोगे तो वहां पे प्लेलिस्ट का ये सेक्शन आएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी अलग अलग एंड नंबर्स ऑफ प्लेलिस्ट। वहां पे आप जब जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कंप्लीट सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का है, फिर जो जो हम क्वेश्चंस कराते हैं उनको टेलीग्राम पे शेयर भी करते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहां से भी देख सकते हो। नोट्स अपनी बनाना एंड टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत काम आता है। चलो, वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बी पैशनेट, बी योर ओन मोटिवेशन, अपना मोटिवेशन खुद बनो। किसी एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए वेट मत करो कि कोई बाहर से है और आपको मोटिवेट करे तो फिर आप मोटिवेट हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए क्योंकि हम इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये कुछ 15 दिन की आपकी स्ट्रेटेजीज है, क्या कुछ करना है 15 दिन में ये मैंने आपको बताया। और अपने एरियाज को फोकस करो, जिसपे आपको काम करना है करो। परसेंटेज देखो कि आपका परसेंटेज पेपर 2 का किसमें ज्यादा है। अगर पेपर 2 में उतना हाई परसेंटेज आपका नहीं जा रहा है तो कोई इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पढ़ोगे हो जाएगा। अगर ज्यादा जा रहा है तो पेपर 1 को अपनी पकड़ अच्छी बनाओ, और कैसे पकड़ अच्छी बनानी है उसका तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बने रहे हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हायर एजुकेशन सिस्टम में आने की प्रबल संभावना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।